अस्सलाम वालेकुम। अभी हम बात करने जा रहे हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो कि है एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज। यानी कि एनर्जेटिक्स का मतलब ये है कि एनर्जी में क्या चेंजेस आते हैं जब मैटर जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है। हमें पता है कि मैटर की जो है वो 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये एक स्टेट से सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए क्या एनर्जी चेंज आता है, लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए क्या एनर्जी चेंज आता है, तो वो सारे के सारे उस एनर्जेटिक्स को हम पढ़ने वाले हैं आज। तो इंथाल्पी चेंज, इंथाल्पी का मतलब होता है हीट चेंज। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, फिजिकल या केमिकल चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे अगर होगा तो उस दौरान जो हीट चेंज होगा ना उसको कहा जाएगा इंथाल्पी चेंज। जैसा कि कोई भी केमिकल आपके पास रिएक्शन है उसमें फिजिकल चेंज यानी कि उसमें कलर वगैरह का चेंज आ गया है, केमिकल चेंज यानी कि उनकी कंपोजिशन ही चेंज हो गई है। और वो ये जो प्रोसेस हो रहा है सारे का सारा जो रिएक्शन हो रहा है वो एक कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। और इस दौरान जो हीट का चेंज आएगा ना उसको कहा जाएगा एंथैल्पी चेंज। ठीक है जी। और उसको डेल्टा एच से शो किया जाता है। डेल्टा मीन चेंज और एच मीन हीट। ठीक है, और ये हो गया आपका एंथैल्पी। उसके बाद है टाइप्स। अब हमने ये तो बात देख ली कि जी हमारे पास क्या होता है कि एंथैल्पी होती है, लेकिन उसकी जो है कुछ टाइप्स भी ज़रूर होंगी। अब एनर्जेटिक्स ये फेज चेंज होते क्यों हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैटर के तीनों स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ऐसा ही है। और उनमें जाहिर सी बात है सॉलिड में अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसको तोड़ने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और उसके लिए इसके लिए जो है वो हमें ज़्यादा हीट जो है वो देनी पड़ेगी, ज़्यादा जो है यहाँ पे इंथाल्पी होगी। ठीक है, इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन होगी यहाँ पे। और इसी तरह से लिक्विड में उससे कम होगी और सॉलिड और गैसेस में उससे भी कम होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा फोर्सेस वीक होती चली जाएंगी उतना ही हीट कम जो है वो यूज़ होगी। उसके अलावा टाइप्स पे हम आ जाते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन यानी कि डेल्टा एच और साथ में छोटा सा एफ लगा दिया ताकि हमें पता चले कि ये जो है इंथाल्पी चेंज हमने किस में स्टडी किया है, फ्यूजन का स्टडी किया। और आपको पता है कि फ्यूजन किस में होती है, फ्यूजन होती है सॉलिड्स के अंदर। ठीक है जी। हाँ जी, फ्यूजन जो है वो सॉलिड के अंदर होते हैं, क्योंकि लिक्विड फ्यूज तो नहीं ना, वो तो जो है वो आपके क्या होते हैं, वेपराइज होते हैं। ठीक है, तो फ्यूजन यानी कि सॉलिड्स की बात होने लगी है। वो कहता है कि ये जो है ना, ये जो मोलर ये जो टाइप है ना मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, ये तब होती है जब एक मोल सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होता है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि सॉलिड है तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा, मेल्टिंग पॉइंट आएगा। तो ये 1 मोल ऑफ सॉलिड जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना, तो उस दौरान जो हीट रिलीज होती है उसको कहा जाता है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है जी। और इसको डेल्टा एच एफ से शो करते हैं। और इसमें आपने क्या रखना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आपने 1 मोल ही रखना होता है। ठीक है जी। यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी A1 ATM प्रेशर आपने रखना होता है, जो कि स्टैंडर्ड है वैसे भी। ओके जी। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं दूसरी वाली टाइप, वो है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसको डेल्टा एच वी से शो किया गया है। और ये क्या होता है कि जब 1 मोल लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको कहा जाता है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उसको डेल्टा एच वी से शो किया जाता है और इसमें भी प्रेशर 1 ATM होता है। उसके अलावा फिर हमारे पास आता है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन जब 1 मोल ऑफ सॉलिड जो है वो सबलाइम होता है वेपर्स के अंदर। आपने सब्लिमेशन का प्रोसेस जो है वो लास्ट चैप्टर, इसे आई थिंक हाँ जी लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है, कि जिसमें सॉलिड जो होता है ना वो डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड फेज। ठीक है, तो सॉलिड जो है जब वो सबलाइम हो जाता है वेपर्स के अंदर 1 मोल, और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये होता है सारा का सारा अमल, और इसमें भी प्रेशर जो है 1 ATM है। और यहाँ पे वो बात कर रहा है कि फिर जो हमारे पास इस प्रोसेस के दौरान हीट रिलीज होती है उसको कहते हैं मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। और उसके बाद हमने ये तीनों की तीनों जो पढ़ ली हैं, ठीक है, हमने लिक्विड्स की भी पढ़ ली मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसके अलावा सॉलिड्स की पढ़ ली मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, और उसके अलावा हमने मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, जिसको हम डेल्टा एच एस से शो कर देते हैं, सब्लिमेशन की है ये। ठीक है, वो अब वो कहते हैं कि यहाँ पे आपने एक बात प्रूव करके हमें दिखानी है कि डेल्टा जो मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन है वो वेपराइजेशन से और फ्यूजन से सबसे ज़्यादा है। ऐसा क्यों है, क्यों है ऐसा? अब मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि जो सॉलिड्स होते हैं ना, उनके दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं स्ट्रॉन्ग। उनके दरमियान में क्या होती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। इनको तोड़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उतनी ज़्यादा हमें जो है वो हीट देनी पड़ेगी एनर्जी की फॉर्म में
ठीक है, तब जाके ये ब्रेक डाउन होंगे। इसका मतलब ये है कि जो इसके दौरान हीट एब्जॉर्ब होगी ना प्रोसेस के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान हीट ऑफ सब्लिमेशन, जब यानी कि जब सॉलिड जो है वो सब्लाइम होगा वेपर्स के अंदर, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी हीट की फॉर्म में। इसलिए जो है वो इसको कहा जा रहा है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है। और अगर डेल्टा एच वेपराइजेशन की बात करें तो लिक्विड्स हैं सॉलिड के बाद, तो लिक्विड्स की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो भी कोई खासी वीक नहीं होती, वो भी जो है वो अच्छी होती हैं। ठीक है, और उनको भी ब्रेक डाउन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास पानी की, जिसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट का, और यहाँ पे वो हाईएस्ट है, यानी कि उसमें भी मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है वो सिग्निफिकेंट होती हैं। उनको ब्रेक डाउन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हीट जो है वो लिक्विड एब्जॉर्ब करता है, और इसलिए डेल्टा एच वी जो है वो लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू द, होती हाई है लेकिन एज़ कम्पेयर टू द सब्लिमेशन वो लो होती है। और इस तरह से फ्यूजन की अगर बात करेंगे, तो फ्यूजन का मतलब क्या है कि आपका जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाता है लिक्विड के अंदर। तो मेल्टिंग का प्रोसेस आपको वैसे पता है कि जैसे ही आप लोग जो है किसी भी सॉलिड को मेल्ट करते हो उसके मेल्टिंग पॉइंट के अंदर, तो क्या होता है कि सॉलिड को अगर आप रूम टेम्परेचर, जिसके बर्फ़ है उसको अगर आप रूम टेम्परेचर पे भी रखोगे ना तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो विदाउट एनी एफर्ट, सिर्फ और सिर्फ रूम टेम्परेचर पे ही। लेकिन अगर आप कोई ऐसा सॉलिड लेते हो जिसको आपने, जैसे मेटल वगैरह है, उसको आपने हीट अप करना है, और हीट अप करना है तो आपका फिर भी वो जो सॉलिड है ना वो मेल्ट हो जाएगा ईजीली, और फ्यूजन की जो हीट होगी ना वो हमारे पास आएगी कम। ठीक है जी, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो, हाँ जी। उसके बाद फिर हमारे पास वो यही बात कर रहा है कि एनर्जी हमें जो है वो जितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, जाहिर सी बात उतनी ज़्यादा उसे इंथाल्पी की जो है वो, यानी कि मोलर हीट की जो है वो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो सब्लिमेशन की जो है वो सबसे ज़्यादा हमें चाहिए होती है और एनर्जी, और उसके अलावा जो है वेपराइजेशन के लिए उससे कम चाहिए होती है, फ्यूजन की सबसे कम चाहिए होती है, यानी कि इसमें फोर्सेस जो है वो वीक हो जाती हैं, इसलिए हमें जो है वो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो कम चाहिए होती है। उसके अलावा फिर यहाँ पे वो बात करता है जैसे कि वाटर है, अमोनिया है और सल्फर डाइऑक्साइड है, इनकी जो मोलर हीट्स ऑफ है ना आपके पास, पोलर नेचर की वजह से इनकी हाईएस्ट होती हैं मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, जैसे कि वाटर है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो इनकी हाईएस्ट होती हैं। क्यों इनकी हाईएस्ट होती हैं मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि इनकी नेचर जो है वो पोलर होती है। पानी भी पोलर है, अमोनिया भी पोलर है, सल्फर डाइऑक्साइड भी पोलर है। और पोलर नेचर जब होगी, जाहिर सी बात है कि इनमें फिर हमें बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी इनके मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए, क्योंकि इनमें फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती है इसको तोड़ने के लिए। सो दैट्स वाई कि क्या होता है कि हीट ऑफ वेपराइजेशन इनकी ज़्यादा होती है, वाटर, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड की। आयोडीन की अगर बात करें तो इसकी जो है, इसकी भी मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होती है वो ज़्यादा जो है वो हाई होती है। क्यों? एक तो इसका साइज़ आपको पता है कि क्या होता है, बिग होता है। ठीक है जी, लास्ट पे आता है ना, ग्रुप के लास्ट पे, आपको पता है जैसे डाउन द ग्रुप जाए तो साइज़ बढ़ता चला जाता है, तो यहाँ पे उसका बिग साइज़ भी है। और दूसरा, जब बिग साइज़ हो तो पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, यानी कि आप इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सकते हो ऑटोमोस्ट शेल के अंदर से। तो ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी की वजह से भी आयोडीन की जो है वो हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होती है। उसके अलावा फिर अगर हेक्सेन की बात करें C6H14, तो इसका भी लार्जर साइज़ होता है और ज़्यादा पोलर है, जाहिर सी बात, यानी कि लार्जर साइज़ है, तो इसके लिए क्या होता है कि ईजिली इसकी भी जो है वो हाई आपके पास होती है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और यहाँ पे बस ये हाइड्रोकार्बन में लार्ज साइज़ का होता है मॉलिक्यूल, ये C6 हेक्सेन वाला, C6H14 वाला, सो दैट्स वाई इसकी भी जो है वो हीट ऑफ वेपोराइजेशन हाईएस्ट होगी। उसके अलावा तो ये बात करता है कि आयोडीन में और C6H14 में सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, और ये जो होती हैं इस तरह के बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और आपको पता है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी जो है वो क्या होती हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ही होती हैं ये भी। ठीक है, और आपने जो है ये बात पढ़ी भी है पहले भी, लार्जर साइज़ का मॉलिक्यूल है और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, और अगर इनके दरमियान में है तो वो भी एक रीज़न है इनकी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए। उसके अलावा फिर हमारे पास चेंज ऑफ स्टेट आता है। वो कहता है कि चेंज ऑफ स्टेट का मतलब यह है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो उसमें दो अपोजिंग स्टेट्स होंगी,
यानी कि एक तरफ से जो है वो आपका अगर फॉर एग्जांपल सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो एक स्टेट है, दूसरी तरफ से अगर लिक्विड ने दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट होना है तो वो दूसरी स्टेट है। तो दो अपोजिंग स्टेट्स आ गई। तो ये दो अपोजिंग स्टेट्स जिस भी रिएक्शन में होंगी वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम जनरेट होगा, ठीक है, क्योंकि चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है तो इक्विलिब्रियम जनरेट होगा। और वो जो इक्विलिब्रियम होगा वो तब जनरेट होगा तब जब जितना सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उतना लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, और इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। और यही जो है वो एक रिवर्स रिएक्शन की अचीवमेंट होती है कि उसने यही वाली स्टेट जो है वो लेके आनी होती है। जैसे कि अगर आइस की बात करें तो आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बना देता है, और आइस जो है वो अगर उसको टेम्परेचर हाई दिया जाए जैसे 100 डिग्री सेल्सियस दिया जाए तो वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। जैसे कि आइस जो है वो क्या हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है जब उसको 100 डिग्री सेल्सियस दिया जाए, और वाटर जो है वो दोबारा से आइस में कन्वर्ट हो जाता है जब उसको 0 डिग्री सेल्सियस दिया जाए टेम्परेचर। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम अल्टीमेट गोल होता है किसी भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के लिए और सारे के सारे फिजिकल चेंजेस के लिए भी। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है, और आपको अगर कोई भी पॉइंट मिस हो गया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। क्वेश्चन हो तो आप जो है मुझसे वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई नो कि आपका यही फीडबैक है कि ये तो नज़र आ रहा है लेकिन मैं शायद थोड़ा सा डार्कनेस में हूँ, यानी कि मेरा फेस, तो मेरा ये फोकस होता है कि जो लिखा हुआ है ना वो नज़र आना चाहिए। और क्योंकि इसी को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और मेरा अगर थोड़ा बहुत भी नज़र आ रहा है फेस आपको तो इट्स ओके, लेकिन कोशिश मेरी पूरी है कि लाइटिंग जो है वो और ज़्यादा मैं करूँ और आपको जो है वो और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करवाऊँ। सो आप एटलीस्ट मोटिवेशन के लिए ही लाइक तो कर ही सकते हो, कि जिससे हमें हौसला अफजाई होती है कि मैं जो हूँ वो मेरी एफ़र्ट अच्छी है और आपको पसंद आ रही है। सो थैंक यू सो मच।